आदाब हाजरीन, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मुखातिब के इस एपिसोड में, जिस सीरीज़ का नाम है मुखातिब हूँ। और आज मैं अफीफ सिराज साहब के साथ हूँ, जिनसे हम गुफ्तगू करने वाले हैं एक टॉपिक पर जो हमने सोचा, जिसका नाम हमने सोचा शायरी में ज़िंदगी या ज़िंदगी में शायरी। क्योंकि अफीफ साहब की जो ज़िंदगी है और जो शायरी है वो काफ़ी हद तक मर्ज्ड है, और आपने ज़िंदगी में शायरी और शायरी में ज़िंदगी दोनों पर बहुत काम किया है। आप जैसे कि काफ़ी लोग जानते होंगे कि अफीफ साहब बहुत अच्छे शायर तो हैं, एक स्क्रिप्ट राइटर, एक एड प्रोड्यूसर, एड डायरेक्टर भी हैं, और लखनऊ में मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि आपसे गुफ्तगू की जाए, बहुत कुछ अहम और कुछ अच्छे सवाल जिनके हम सब जवाब ढूंढ रहे हैं उन पर बातचीत की जाए। बहुत बहुत इस्तकबाल है अफीफ। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपका मुखातिब का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हमारी कोई हैसियत नहीं है, मगर आपने कुछ समझा तो उसके लिए बहुत बहुत नहीं नहीं, आपसे तो हम लोगों को सुनने में और बातचीत करने में इतना लुत्फ आता है कि सोचा कि कुछ और बातचीत की जाए। जरूर। तो अफीफ भाई, ये बताएं कि आप अपने बारे में कुछ पहले ऑडियंस को ये बताएं कि जिंदगी में शायरी, आपकी जिंदगी में शायरी किस तरह से इन्वॉल्व है, या आपकी शायरी में जिंदगी किस तरह से इन्वॉल्व है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दस्तो गरीबान है। असल मामला ये है कि चूँकि हमारा जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो एक शुअरा का पस मंज़र है, चौथी पाँचवीं पुश्त है जो शायरी, बल्कि चौथी पाँचवीं तो जो हमको मालूम है जी, वरना जहाँ ख़ानदानी हालात हमारे मिलते हैं खाल खाल कहीं कहीं, तो हम लोग ईरान से जो आए थे तो हम लोग हमारे बुजुर्ग दो पोजीशंस के ऊपर थे। या तो वो लाइब्रेरियन थे बादशाह के यहाँ तालीक, और या तो सिपाही। तो अदब की रिवायत चूंकि रही तो जिंदगी में शायरी तो है ही जी, और वो हम लोगों के खेल का हिस्सा होती थी जी। किसी को कहना है कुछ तो, जैसे कि एक साहब हुआ करते थे तो हम लोग मजाक भी शायरी में बचपन में उड़ाते थे। अब मिसाल के तौर पर कोई बहुत परेशान नजर आया, वह गमे दिल क्या करूं, वह शते दिल क्या करूं। इस माहौल में पले बड़े तो शायरी जिंदगी में तो शायरी बिल्कुल बचपन से रही। तो अभी क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जिनका बैकग्राउंड शायरी का नहीं भी था, या जिनके ख़ानदानी पस मंज़र में अदब और शायरी का कोई दखल नहीं था, मैं भी उनमें से एक हूँ, वो भी अदब की तरफ आए, शायरी की तरफ आए, उर्दू की तरफ आए। तो इसका क्या रीज़न रहा होगा, या लखनऊ में आपको क्या लगता है कि शायरी का क्या मकाम है? देखिए, लखनऊ या कोई भी दुनिया की कोई भी सोसाइटी है, ये बात समझनी होगी कि शायरी क्या है। शायरी बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव छोड़ दीजिए तो नगमगी में, जिस चीज में नगमगी हो उसमें शायरी हो जाती है। और नगमगी एक ऐसी चीज है जो नेचुरल चीज है, जो फितरी चीज है और जो मुतवज्जह करती है इंसानी जहन को। तो चाहे वो दुनिया का कोई भी खित्ता हो, आप देखिए कि वहाँ नगमे गाए जाते हैं, चाहे वो गम हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो जोश वलवले का मामला हो, चाहे जो भी हो, उसमें नगमे का एक हिस्सा, एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में शायर नहीं हुए, तो ये फितरी अमल है, कहीं ना कहीं से शुरू होगा। और आप मतलब हर कोई जुड़ा रहता है। आपकी अम्मा ने आपको लोरियां सुनाई होंगी, हमारी अम्मा ने हमको लोरियां सुनाई। अब ये बात अलग है कि हमारी अम्मा ने लोरी की जगह अनीस और दबीर के मरसी है और गालिब की गज़लें सुनाई होंगी। आपकी अम्मा ने हो सकता है कि धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया आजा रे आजा सुनाया हो, है ना, मगर नगमगी तो रही ना। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई बैकग्राउंड, कोई अगर ये कहता है कि उसका बैकग्राउंड नहीं है तो वो मान ही नहीं सकते। बुलबुल की चहकार में शायरी है, गुल की चटक में शायरी है, दरिया के बहते हुए पानी में शायरी है, हवा की सरसर में शायरी, हर जगह शायरी है। तो बैकग्राउंड नहीं है, मतलब बैकग्राउंड सबका फितरत है, वो फितरत का हिस्सा है। इसी सवाल से आगे मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी कि जो इंसान, जैसे कि आप खुद अपने फाइनेंसिस को, अपनी ज़रूरतों को, अपने इकोनॉमिक्स को, ज़िंदगी को आर्ट से जोड़ देता है, पोइट्री से, राइटिंग से, जैसा कि आप खुद
कर रहे हैं। तो ये हिम्मत यंगस्टर्स में नहीं आ पाती है जल्दी, क्योंकि उनकी फैमिली से एक प्रेशर होता है, या फिर उनको एक स्टेबल इनकम और एक उस चीज़ की जल्दी होती है कि हमें घर चलाना है, और इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें जैसा कि हमने बातचीत की कि बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस है जिसको इन आर्ट पर या इन चीज़ों पर पैसे खर्च करने में दिक्कत नहीं होती। वो टिकट खरीद के शो देखने जाएंगे। मुशायरे में हमने आज तक नहीं सुना कि कभी किसी ने कोई टिकट रखा हो, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई लोग आएंगे नहीं, क्योंकि मुशायरा सुनना तो 1000 का हॉल भी लखनऊ में भर जाता है अगर आप उसको फ्री कर दें, लेकिन अगर टिकट रखेंगे तो लोग नहीं आएंगे। इसका क्या रीजन है? देखिए, ये दो बातें हैं इसमें। एक तो जिस समाज में हम रह रहे हैं, ये समाज सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, इनसिक्योर है हर आदमी। इसी वजह से वो जो जमा करने वाली बात है वो इनसिक्योरिटी की वजह से। आपको ये नहीं पता है कि अगर आप आज मर जाइए, हम आज मर जाएं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर हम उस तरफ से मुतमईन रहें तो हम वो करेंगे कि जो हमको करना चाहिए, करना चाहते हैं। एक तो बात वो है। दूसरी बात, आपने कहा कि मुशायरे में लोग फ्री में आ जाते हैं, टिकट लेके नहीं आते हैं, मगर उसी की जगह गुलाम अली गा रहे होंगे तो टिकट लेके आएंगे, हेमा मालिनी डांस कर रही होंगी तो टिकट लेके आ जाएंगे। तो आप समझिए, उसका बुनियादी सबब यह है कि जो फन आप पेश कर रहे हैं वो उस कमाल पे है ही नहीं कि जिसको कोई पैसे दे करके लेना चाहे। आपने इतना घटिया फन किया है, आप कमाल पे नहीं पहुंचे। मसला आज के यंगस्टर्स का ये है कि वो पेशेंस लूज कर रहे हैं, जल्दी है, बहुत जल्दी है। तो बगैर एक कमाल पे पहुंचे हुए आप चाहते हैं कि आप वो चीज बेच लीजिए, तो कैसे बेचिएगा? और आप कमाल की शायरी, क्यों अहमद फराज से लोग टिकट दे करके मिलते थे? अहमद फराज कोई गॉन स्टोरी तो है नहीं। इफ्तिखार आरिफ आते हैं तो लोग क्यों टिकट लेके जाते हैं? इसलिए कि वो शख्स उस कमाल पे पहुंच गया है। तो आप फन, हकीकत ये है कि फन को खून देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, जान देनी पड़ती है उसके पीछे, तब आपको वो कमाल हासिल होता है। और जब आपके पास वो कमाल आ गया तो उसके खरीदार, कमाल का हर जगह खरीदार है। तो आप कमाल बेचिए, फिर आप देखिए। तो इसका मतलब जिस्ट यही है कि अगर आर्टिस्ट वैसा है, हाँ, तो लोग जरूर करेंगे। और प्लस ये अपनी भी एक जो मेंटेन करता है आर्टिस्ट की, नहीं मैं जो आजकल बहुत से यंग आर्टिस्ट ने शुरू भी कर दिया है, वो अपनी इम्पोर्टेंस जानते हैं कि भाई हम फ्री में नहीं आएंगे कहीं, हमें ये हमारी फीस होगी, क्योंकि उनको पता है कि वो कितना वक्त और कितना एनर्जी इस आर्ट में लगा रहे हैं। तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो गलत बात नहीं है, बल्कि जरूरी है। वो जरूरी है। उसकी जरूरत, जब आप कमाल हासिल कर लेते हैं ना, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद आपको फिर वो खुद समझते हैं कि भाई बड़ा आदमी है। जी, सही। तो यंगस्टर्स के लिए मैसेज मेरे ख्याल से यही होगा, कमाल पैदा कीजिए अपनी शायरी में, और जल्दबाजी में ना रहें, और फोकस करके ज्यादा सीखें, पढ़ें और करते रहिए। सही। जैसा कि हमने सुना कि शायरी में कमाल पैदा करें, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि हर किसी के लिए उनकी पसंद नापसंद अलग होती है, ऑडियंस अलग अलग तरह की होती है, तो कमाल का क्या स्टैंडर्ड है या क्या डेफिनेशन है शायरी में कमाल पैदा करने का? अगर आप हमसे ये पूछ रही हैं कि आप स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे कि कोई शेर कमाल का है कि नहीं है, कोई शायर कमाल का है कि नहीं है, उसके दो तरीके हैं। एक तो जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने किसी शेर के कमाल के होने के स्टैंडर्ड्स बताए। जाहिर है कि हर आदमी उन क्रिटिक्स को पढ़ता नहीं है ना? तो वो उस
स्टैंडर्ड के ऊपर वे नहीं कर सकता है, उस कसौटी पे नहीं कस सकता है। तो दूसरी कसौटी क्या है? दूसरी कसौटी ये है कि जब फनकार के फन में वो बात पैदा हो जाए कि उसको अगर फकीर सुने तो भी उससे लुत्फ और मानी अखज़ करे, रिक्शे वाला सुने वो भी उससे अपने एतबार का लुत्फ और मानी अखज़ कर ले, साइंटिस्ट सुने तो वो भी अपने एतबार का, यानी वर्सेटिलिटी जब आपके फन में आ जाए अच्छा, तो वो कमाल है। और ये कमाल पैदा करने, ये कोई बहुत बड़ी चीज समझ के नहीं पैदा होता है, ये बहुत बुनियादी चीज है। मसला आज के बच्चों का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो बुनियादें छोड़ के हवा में उड़ रहे हैं, जबकि जाना आपको देखिए, दरख्त मजबूत तब होता है जब वो नीचे की तरफ जितना ज्यादा बढ़ता है ऊपर की तरफ उतना मजबूत होता है। बुनियादों की तरफ जाना कोई नहीं चाहता और वो बहुत आसान है, मगर उसकी एक तो असातिज़ा तवज्जो नहीं दिला रहे। आज के असातिज़ा बच्चों को तवज्जो नहीं दे रहे, वो सिर्फ अरूज और लफ्ज सिखा दिया, अरूज सिखा दिया और छोड़ दिया। अरूज एक बहुत ही मामूली सी चीज है शायरी की। आप उठा के देख लीजिए, जितने बड़े अरूजदा मौजूद हैं हिस्ट्री में, तारीख में, वो अच्छे शायर नहीं हुए। तो इसका क्या मतलब है? वो कामयाब शायर नहीं। इसका मतलब ये कि इल्म अरूज शायरी अच्छी करने की शर्त नहीं है, सिर्फ शायरी करने की शर्त है। शायरी करने के लिए आपको अगर आता है तो अच्छा है, अगर आपको, और हर शख्स मौजून है, मौजूनियत जो है ना वो, अब जैसे मिसाल के तौर पे हम आपको बताएं, देखिए बेआवाज बातें हम आपसे करते हैं, बेमानी आवाजें आपके सामने हम निकालते हैं। दो तरह की आवाजें, ना 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 ना, एक आवाज निकाली है ना। अब इसी लय में हम एक दूसरी आवाज निकालते हैं, ढम 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 ढम। आपको ये आवाज बुरी लग रही होगी, वो आवाज अच्छी लग रही होगी। अरूज पढ़ा है क्या आपने इसका? हमारी तरबियत की है, फितरत ने हमारी तरबियत की है, हुस्न और क़ुबूह को पहचानने की हमारे अपने अंदर ऑर्गेनिक सलाहियत है। और कौन सी आवाज किस लय में अच्छी लगेगी ये प्री फीडेड है, समझ नहीं? ये बुनियाद है। लफ्ज क्या है? लफ्ज एक आवाज ही तो है, हमने उस आवाज को एक तस्वीर दे दी है, वरना वो आवाज है। अब ये आवाजें दो तरह की हैं, एक आवाज फितरी है, एक मसनूई है। मसनूई आवाज वो आवाजें हैं कि जो हमने क्रिएट की, जो चीजें उनके लिए एक आवाज दी। मिसाल के तौर पर ये कप है ना, तो ये हमने बनाया है, ये हमारी फितरत नहीं जानती थी, लेकिन ओस है, नखत है, कुलकुल है, ये हमारी फितरत जानती थी। ये आवाजें हमारी फितरत ने पैदा की थी। तो हमको ये मालूम होना चाहिए जब हम लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम क्या कोई फितरी बात कर रहे हैं या हम कोई मसनूई बात कर रहे हैं, है ना। हम कोई फितरी फलसफा पेश कर रहे हैं
या हम कोई अकली फलसफा पेश कर रहे हैं कि जो मौजूद नहीं है क्रिएट कर रहे हैं। जब हमको इसका फर्क पता चल जाएगा तो हम वैसी आवाजें, जैसे भी हमने आपको सुनाया, बेमानी था मगर आपके जहन ने एक आवाज को रिजेक्ट कर दिया, एक को कबूल कर लिया। तो ये जो रिजेक्ट करना और कबूल करना, जब शायर या लफ्ज इस्तेमाल करने वाला, वो चाहे नसर निगार हो चाहे वो नज्म निगार हो, अगर वो ये बात समझ जाएगा कि हम फितरी जज्बा पेश कर रहे हैं या कोई मसनूई जज्बा पेश कर रहे हैं, तो वो उस एतबार से वैसी आवाजों वाले अल्फाज वो पेश करेगा, वो उसको वैसे ही पिरोएगा, उसका सिलेक्शन वैसे ही होगा। उसको पता ही नहीं है। उससे पूछ लीजिए कि भाई ये जो शेर तुमने कहा है ये फिक्र फितरी है या मसनूई है, समझ में नहीं आएगा उसको कि ये क्या बात कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को अरूज नहीं सिखाते, हम बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं इस किताब को 40 साल बाद पढ़ना, पहले नगमगी तो समझो, पहले कोयल की कूकू में वो लय तो सुनो, हवा के चलने का सांस तो सुनो, टमटम के चलने का चक 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 वो तो देखो। मेरे ख्याल से रिदम तो जिसको रिदम की समझ आ जाती है, या जो बहुत से ऐसे शायर हैं जो कहते हैं हमने कभी अरूज सीखा नहीं, हमने कभी बहर सीखी नहीं, हमें फाइलातुन आज भी नहीं आता है, जरूरी हम 2-1-2-1 आज भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते ही बहर में है। क्योंकि उनके अंदर वो सलाहियत पहले से थी। और जो लोग एक बनावटी तरीके से शुरुआत भी उस तरह से करते हैं, वो पहले उसको टेक्निकल पे ज्यादा वो बनावटी नहीं है। देखो यही हम बात कर रहे हैं, नगमा बनावटी नहीं है। आपको अपनी हिस्स इतनी बेदार करनी है। अरे भाई जो शायरी नहीं कर, रिक्शे वाला अच्छे गाने के ऊपर मजा नहीं लेता है क्या? उसको समझ में आता है क्या? मुगल आजम के डायलॉग्स सब कोई चेरिश करता है क्या? नहीं करता है। हम कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और सोचता है। एक गाना है, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, कुहू 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 गाती राजा तोरे बंगले पर। हम आपको यकीन बताएं कि ये गाना हमको नात का लगता है, हमको लगता है कि नात पढ़ी जा रही है। ये मेरी समझ है। शायर ने तो सीन के एतबार से लिखा था गाना, हमको उसमें नात नजर आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिदम की समझ किसी को, सबको है, कोयल को है, हवा को है, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमको क्यों नहीं होगी? जरूरत इस बात की है कि अपनी उस हिस्स को बेदार करें और उसको प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, तब वो आपके अंदर फिर आप लय में करना शुरू कीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसे मैंने क्योंकि मुखातिब में यंगस्टर्स की बहुत ऑडियंस है, इसलिए मैं उस तरह से भी सवाल कर रही हूँ। जो लोग कहते हैं कि जो शेर नहीं कह पाते, या उनको लगता है कि ठीक है वो नसरी नज़में तो कहते हैं लेकिन बहर में नहीं कहना आता है, और फिर ऐसा भी है कि वो उससे सेटिस्फाइड है, वो कहते हैं कि ख्याल तो है, और सुनाते वक्त भी कहते हैं कि मैं ख्याल पेश कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने कहा कि अरूज सीखना इज नॉट कंपल्सरी, तो क्या इस बात को लेकर कि क्या एक नेगेटिव एक ग्रास्प कर सकता है कोई कि देखो अरूज सीखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो उस लिहाज से आप क्या मैसेज देंगे? अरूज मैथमेटिक्स है। अगर आपने जोड़ घटाओ ज़रब तकसीम नहीं सीखा है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि आप बाजार में सामान नहीं खरीद सकते। ऐसा है क्या? हमको याद है, हमारे यहाँ एक हुआ करती थी, बूढ़ी सी खातून थी, उनको मैथमेटिक्स नहीं आती थी और दुकान करती थी और उधार भी देती थी और लेती भी थी पैसे। पर ये सलाहियत हर किसी में नहीं हो सकती। नहीं, उन्होंने अपनी टेक्निक ईजाद कर ली थी। वो चूने से निशान लगा लगा के वो रुपए काउंट कर लेती थी। आप जब नगमगी में जीने लगिएगा तो आप अपने
अपना स्टाइल, अपना इजहार का तरीका वो आप डेवलप कर लीजिएगा। जब आप डेवलप कर लीजिएगा तो आपको उस पर सनद चाहिए होगी, तो वो सनद हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप अरूज पढ़ लीजिए। अरूज सनद के लिए चाहिए, सनद के लिए चाहिए, सही। मैथमेटिक्स आपको उसकी सनद के लिए चाहिए, उसके बगैर भी आप कर सकते हैं। ठीक। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट और अहम सवाल हमने कवर किए आज। और जैसा कि सिराज भाई ने कहा कि आप नगमगी के साथ शायरी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें इतना रम जाना होगा कि वो आपके अंदर बस जाए, और फिर उसको आप उसकी सनद के लिए आपको अरूज भी सीखना चाहिए। लेकिन वो शुरुआत की शर्त नहीं है। बिल्कुल, शुरुआत में हम मशवरा ये देते हैं कि आप शुरुआत में अरूज मत पढ़िए। अगर शुरुआत में आपने अरूज पढ़ लिया तो फिर आप फॉर्मूला पे चल, फिर आपका जो फितरी बहाव है उसके ऊपर आप बांध देंगे और फन आजाद होता है, फन पाबंद नहीं होता, ना फन पाबंद होता है ना फनकार पाबंद होता। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट भी है और हर किसी का अपना अपना नजरिया भी है। यहाँ पर क्योंकि हम सिराज भाई से आज बातचीत कर रहे हैं तो इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताई हैं और बहुत से लोग इस पर अमल भी करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नसरी नज़्म शायरी ही नहीं है, तो वो उनका अपना पर्सपेक्टिव। हम भी यही मानते हैं। आप यही मानते हैं। तो ये बहुत ही एक हीटेबल डिबेट है जो आजकल बहुत चल रही है सोशल मीडिया पे कि नसरी नज़्म, बहुत से शायर कहते हैं कि वो शायरी ही नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है? भाई देखिए, हम तो मानते ही नहीं है कि नसरी नज़्म भी कोई चीज होती। नसर नसर है, नज़्म नज़्म है। नसर शायराना हो सकती है, नसर मुकफ़ा मुसज्जा हो सकती है, मगर वो नसरी ही रहेगी। भाई नज़्म का मतलब क्या है? लोगवी मानी समझिए ना। नज़्म का मतलब क्या है? सिमेट्री, वो जरूरी है। शायरी क्या है? आवाजों का सिमेट्रिकल प्रेजेंस, लफ्जों का एक ऐसा सजाव, एक ऐसा बनाव कि जिससे एक लय बनती हो। नज़्म का मतलब होता है लय। भाई बहुत सिंपल सी बात है ना कि भाई हम फला मुशायरे में गए, नज़्म ज़ब्त नहीं था, हैज़ार्ड थी चीजें, है ना। तो उसी में जब आप एक बैठने का सलीका बना देते हैं, जब आप कुर्सियां लगा देते हैं, जब आप बोलने का एक निज़ाम बना देते हैं, तो एक नज़्म हो गया, एक उसूल हो गया, एक लय हो गई उसकी। तो नसरी नज़्म जो लोग कह रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये मेरा अपना ख्याल है कि पर्टर्ब्ड ज़हन की उपज है। भाई आप क्या जरूरी है आपको शायरी करना, नज़्म कहना? आप अच्छी नस्ल लिखिए ना। क्यों नसरी नज़्म कहते हैं? नज़्म का एक बुनियादी उसूल है कि वो अपने पहले मंजर से जहन पर अपनी एक तस्वीर छोड़ देता है और बाद में वो अपनी उसी शक्ल में याद आ सकता है। अब वो चाहे अफीफ सिराज के बिखरे बाल हों एक स्टाइल में, वो भी एक नज़्म है, या वो आयशा अय्यूब का बहुत अच्छे से सजा हुआ ड्राइंग रूम हो, वो भी एक नज़्म है ना। या गालिब का कोई शेर हो, वो आवाजों का नज़्म है। उसका रिकॉल वैल्यू, नज़्म जो होती है उसका रिकॉल वैल्यू हाई होता है। अब अगर आपकी नसर में आप कॉमा फुल स्टॉप के साथ कोई हमको सुना देना एक नसरी नज़्म एक बार सुनने के बाद, और हम दावा करते हैं दोबारा उसको रिकॉल नहीं करता, रिकॉल वो खुद नहीं कर सकता है, उससे अगर ले लें उसका पर्चा और कहें कि ऐसे ही सुनाओ, लड़खड़ाने लगेगा। तो कहाँ गया भाई नज़्म, कहाँ गया? इम्पैक्टलेस है। जैसे कि आपने उसूल की बात की और इससे पहले हम अरूज की बात कर रहे थे, तो शायरी का डेफिनेशन अलग है और गजल और नज्म ये फॉर्म्स ऑफ शायरी हैं।
तो जैसा आपने कहा कि शायरी करने के लिए उरूज पहली शर्त नहीं है, लेकिन गजल कहने के लिए तो पहली शर्त है। नहीं, अरूज बिल्कुल शर्त नहीं। अरूज हम आपको बताएं, एक साहब थे छंगा साहब। छंगा साहब अंगूठा टेक थे, और छंगा साहब के बारे में ये था कि वो मरसिया निगार थे। वो मेंबर पे बैठ के मरसिया कहते थे, वहीं से पढ़ते थे और उतर जाते थे। नीचे लोग बैठे उसको जल्दी जल्दी तहरीर करते थे। इस तरह से छंगा साहब के मरसियों का मजमुआ तैयार हुआ। उन्होंने तो अरूज कहीं नहीं पढ़ा था। नहीं, पढ़ने की बात नहीं हो रही, लेकिन उसकी समझ की बात हो रही है कि जो बिना सीखे बिना पढ़े कह रहा है। उसको अगर आप उस लय की समझ को अरूज कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि जिसके अंदर वो समझ नहीं है इंटरनली, फिर वो उसको सीखता है, और जिसके अंदर है उसको सीखने की जरूरत ही नहीं। ये हम बार बार एक बात कह रहे हैं, हर किसी को समझ है, हर कोई मुतासिर होता है। तो फिर हर कोई बहर में शेर क्यों नहीं कह पाता? इसलिए कि उस पर मुतवज्जे नहीं होता है, उसको अपनी रूह में नहीं उतारता है, उतना हसास नहीं होता है। ये हिस की बात है। भाई हम एक शेर नामौजू पढ़ दें तो आप यूं यूं करने लगती हैं ना, गलत पढ़ दिया। हम कोई आपको कहता थोड़ी है, वो आपका रेसिप्रोकल एक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आपकी उतनी हिस बेदार है कि आपको पता है कि यहाँ पे ये आवाज खटक रही है। एक बहुत बड़े शायर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि शायर माँ के पेट से शायर होता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये भी वही बात है कि जो शायर होता है वो फितरी तौर पर ही शायर होता है। बिल्कुल, और हर कोई शायर होता है। देखिए एक और बात यहाँ पे अभी ज़हन में आई थी, हम आपको बता दें। शायरी लफ्ज जो है, शायरी का मतलब क्या है? जो असल मानी है शायरी का माने ये है कि जो हकीकत है उससे मावरा, जो आपको हकीकत नजर आ रही है, उस हकीकत के बियॉन्ड बात की जाए। इसीलिए आपको देखिए कि रसूलुल्लाह को कहा गया कि ये शायरी कर रहे हैं, है ना। कुरान के बारे में कहा कि शायरी है ये। तो शायरी का असल मतलब ये है, आप अपनी नस्र में भी शायरी कर सकते हैं। वो बातें कि जिन बातों तक आपका जहन नहीं, सुनने वाले का या पढ़ने वाले का जहन नहीं पहुंच रहा है, अगर उसके आगे की कोई बात कर रहा है तो दैट इज शायरी। उस शायरी में नज्म पैदा होती, तो वो गजल होती है, वो नज्म होती है, वो मुसद्दस है, वो मुखम्मस है, वो रुबाई है, वो मुसल्लस है, वो यहाँ पे एक सवाल मेरा ये है कि सिर्फ इमेजिनेशन ही शायरी है? क्योंकि बहुत से शायर तो ये कहते हैं कि जो मैंने जिया नहीं वो मैं लिख ही नहीं पाता हूँ, तो वो हकीकत पसंद शायर होते हैं कि मैंने ये देखा है, जिया है, रिलेटेबल चीज है। तो ये भी शायरी है, और इमेजिनेटिव पोइट्री वो भी शायरी है। दुनिया का कोई आदमी हमको ऐसा नहीं मिला कि जो नॉन इमेजिनरी चीज को इमेजिन कर सके। अगर ऐसा मुमकिन होता तो सबसे पहले लोग अल्लाह मियाँ को पकड़ते। हम जिस सिस्टम में पैदा हुए हैं, हम बगैर रेफरेंस के सोच ही नहीं सकते। मतलब जो चीज मुमकिन है उसी पर बात हो सकती है। हाँ, अब मुमकिन है कि मेरे लिए फूल से ज्यादा हसीन इस वक्त आयशा अय्यूब हो, है ना, या आयशा अय्यूब से हसीन हमको पहाड़ पर उड़ता हुआ बादल लग रहा हो, है ना। है वो कहीं हुस्न का इदराक, हुस्न की समझ मेरे अंदर है। आर्टिकल्स बदल रहे हैं, कभी हमको कोई शख्स हसीन लग रहा है, कभी कोई खातून हसीन लग रही है, कभी कोई मंजर हसीन लग रहा है। हुस्न की समझ मेरे अंदर है, उसको एडमायर, और फिर उसको मैग्नीफाई करके उसके किसी ऐसे पहलू को दिखा देना कि जो पहलू आम निगाह में नहीं आ रहा हो, वही फन है। चाहे वो शायरी हो, चाहे वो मुसव्विरी हो, चाहे कुछ हो। ठीक। सिराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बातचीत और गुफ्तगू रही। मुखातिब का टैगलाइन है फॉर द लव ऑफ उर्दू पोएट्री। तो और ये एक बाईलिंगुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उर्दू
जिनको नहीं भी आती है स्क्रिप्ट, वो भी इसका लुत्फ उठा सकें, सीख सकें, अप्रिशिएट कर सकें, इंस्पायर हो सकें और उर्दू की तरफ आ सकें। तो मुझे खुशी है कि लखनऊ में ऐसे जो हैं बहुत ही अहम लोग आप जैसे मौजूद हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे गुफ्तगू करके, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया।